एक समय कश्मीर का सबसे चर्चित अलगाववादी यानी कि सेपरेटिस्ट चेहरा, You carried the killings out. Yes. जिसने बंदूक भी उठाई और बाद में नॉन वायलेंस की बात भी की और आज उम्र कैद की सजा काट रहा है। मैं बात कर रहा हूं यासीन मलिक की। आखिर कौन है यासीन मलिक? क्या वो सच में सिर्फ एक अलगाववादी नेता यानी कि सेपरेटिस्ट लीडर था या उससे कहीं ज्यादा? और ऐसा क्या हुआ कि आज वो जेल की सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा काटने को मजबूर है? इस वीडियो में मैं आपको यासीन मलिक की पूरी कहानी बताऊंगा। उसके बचपन से लेके जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के दौर तक, JKLF के मूवमेंट्स, पॉपुलर इवेंट्स, उसके नॉन वायलेंस के डिसीजन, NIA की जांच और आखिरकार उसकी उम्र कैद तक। लेकिन यासीन मलिक को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो कश्मीर कैसा था जहां उसकी कहानी शुरू हुई। यासीन मलिक की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, यह कश्मीर के उस इतिहास से जुड़ी है जिसने दशकों तक राजनीति, सुरक्षा और आम लोगों के जीवन को प्रभावित किया। 1947 में भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर एक रियासत था जिस पर महाराजा हरि सिंह शासन करते थे। शुरुआत में उन्होंने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया, लेकिन अक्टूबर 1947 में ट्राइबल अटैक के दौरान उन्होंने भारत की सेना से सहायता मांगी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया। भारत ने इसे कानूनी आधार माना जबकि पाकिस्तान ने इस पर विवाद जताया। यहीं से कश्मीर विवाद की शुरुआत हुई। आने वाले डेकेड्स में कश्मीर में पॉलिटिकल असंतोष धीरे धीरे बढ़ता गया। ऑटोनॉमी, स्टेट सेंटर रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, राजनीतिक फैसलों को लेकर अलग अलग विचार सामने आते रहे। इसी दौर में शेख अब्दुल्ला जैसे नेताओं की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही। 1987 के विधानसभा चुनाव कश्मीर के इतिहास का एक अहम मोड़ माने जाते हैं। विपक्ष ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। इन आरोपों पर अलग अलग राय बनी रही, लेकिन इतिहासकारों ने माना कि इस विवाद के बाद कुछ युवाओं का लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से भरोसा कमजोर हुआ और कुछ ने उग्रवादी संगठनों की तरफ रुख किया। इन्हीं बदलावों के बीच कश्मीर का एक युवा छात्र धीरे धीरे कश्मीर की राजनीति का प्रमुख चेहरा बनने लगा। उसका नाम था यासीन मलिक। आखिर यासीन कौन है? उसका बचपन कैसा था और किन सिचुएशंस ने उसकी सोच को आकार दिया? यासीन मलिक का जन्म 3 अप्रैल 1966 को श्रीनगर के मैसुमा एरिया में हुआ। आपको बता दूं कि मैसुमा उस समय श्रीनगर का राजनीतिक रूप से एक बहुत ही सक्रिय एरिया था। यहां होने वाली राजनीतिक चर्चाओं, विरोध प्रदर्शन और सामाजिक ताने बाने का असर वहां के युवाओं पर भी होता था। यासीन मलिक के परिवार के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर माना जाता है कि उसका बचपन ऐसे दौर में बीता जब कश्मीर लगातार राजनीतिक बदलावों और बढ़ते असंतोष का सामना कर रहा था। 1975 का इंदिरा शेख समझौता, उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रम और समय समय पर उठते विवादों ने घाटी की राजनीति को लगातार प्रभावित किया। इस सब का असर उस समय की पीढ़ी के अनेक युवाओं पर पड़ा, जिसमें से यासीन मलिक भी एक था। 1980 के डेकेड के आते आते कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविटीज और प्रोटेस्ट्स बढ़ने लगे। कई युवा अलग अलग छात्र और राजनीतिक संगठनों से जुड़ने लगे। यासीन मलिक भी इसी माहौल का हिस्सा बना। शुरुआत में उसकी भूमिका छात्र आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों तक सीमित थी, लेकिन 1987 के विधानसभा चुनाव के बाद वैली का माहौल काफी तेजी से बदला। पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ी, हिंसा बढ़ी और युवाओं ने अलग अलग रास्ते चुने। इन्हीं सिचुएशंस में यासीन मलिक का जीवन भी एक नए मोड़ पर जा पहुंचा। अब तक केवल वो एक राजनीतिक रूप से सक्रिय युवा था, लेकिन अगले कुछ वर्षों में उसने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया जिसने आगे चलकर उसे कश्मीर का एक सबसे चर्चित
अलगाववादी चेहरा बना दिया। इसी दौर में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF वैली की सबसे चर्चित ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में उभर कर सामने आया। ऑर्गेनाइजेशन की मांग थी जम्मू कश्मीर को भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में स्टैब्लिश करना। यही वो विचारधारा थी जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अलग बनाया जो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की मांग कर रहे थे। 1988-89 के आते आते JKLF की गतिविधियां तेजी से वैली में बढ़ने लगी। कश्मीर में हिंसा बढ़ी और साथ ही साथ सुरक्षा कर्मियों ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सुरक्षा एजेंसीज और विभिन्न सरकारी जांचों के अनुसार इस समय सीमा पार से कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग और अन्य प्रकार का समर्थन मिलने की बात सामने आई। रिपोर्ट्स के अनुसार इन परिस्थितियों ने वैली में टेररिज्म को बढ़ावा दिया। इसी समय यासीन मलिक JKLF से जुड़ा और संगठन के प्रमुख चेहरे के रूप में गिना जाने लगा। भारतीय जांच एजेंसियों के अनुसार 1988 के आसपास यासीन मलिक ने बॉर्डर पार किया और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हथियारों का प्रशिक्षण लिया। बाद के ईयर्स में यासीन मलिक ने कई इंटरव्यूज में पब्लिकली ये एक्सेप्ट किया कि उस दौर में उसने हथियार उठाए थे। You carried the killings out. Yes, definitely I participate in the armed struggle. So you have to... हालांकि 1994 में यासीन ने हिंसा छोड़ने और पीसफुल पॉलिटिकल वे को चुनने की घोषणा की, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। 1989 तक वैली में हिंसा अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। टेररिस्ट हमले, सिक्योरिटी फोर्सेस के एंटी टेरर ऑपरेशंस, अपहरण, टारगेटेड किलिंग्स और लगातार बढ़ता भय, इन सब ने कश्मीर के सामाजिक ताने बाने को गहराई से प्रभावित किया। 8 दिसंबर 1989 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। उस दिन सेंट्रल होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का अपहरण हो गया और यहीं से यासीन मलिक का नाम पूरे देश में चर्चा में आ गया। किडनैपर्स ने बदले में जेल में बंद 5 JKLF सदस्यों की रिहाई की मांग की। करीब 5 दिनों तक चली बातचीत के बाद सरकार ने 5 कैदियों को रिहा किया और 13 दिसंबर 1989 को रुबैया सईद को छोड़ दिया गया। आने वाले ईयर्स में जांच एजेंसियों ने इस किडनैपिंग की साजिश में यासीन मलिक की भूमिका होने की बात कही। यह मामला बाद में जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा बना। रुबैया सईद के अपहरण के कुछ ही समय बाद यानी कि 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर के पास इंडियन एयरफोर्स पर्सोनल्स पर हमला हुआ। इसमें कई जवानों की जान गई और कई घायल हुए। बाद में इसकी जांच CBI को सौंपी गई। जांच एजेंसीज ने यासीन मलिक समेत कई लोगों को जांच के घेरे में लिया। मैं आपको बता दूं कि ये मामला यासीन मलिक के टेररिस्ट फाइनेंसिंग केसेस से अलग है। 1990 के डेकेड से लेकर बाद के ईयर्स तक यासीन मलिक का नाम कई अन्य मामलों और जांचों में सामने आया। अलग अलग मामलों की जांच की स्थिति, आरोप और न्यायिक प्रक्रिया अलग अलग रही। हालांकि इन सभी मामलों के बीच एक जांच ऐसी भी थी जिसने यासीन मलिक की कानूनी सिचुएशन को बिल्कुल अलग तरीके से लाकर खड़ा कर दिया। ये थी NIA द्वारा टेररिज्म फाइनेंसिंग का मामला, जिसमें 2022 में उसने कोर्ट के सामने दोष स्वीकार किया। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने से पहले यासीन मलिक की राजनीतिक यात्रा में एक बड़ा मोड़ आया। 1994 में पब्लिकली उसने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको हैरान कर दिया। 1990 की शुरुआत में कश्मीर लगातार टेररिज्म, सिक्योरिटी फोर्सेस के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दौर से गुजर रहा था। यासीन मलिक कई बार गिरफ्तार हुए, जेल ले जाए गए और फिर छोड़े गए। लेकिन 1994 में यासीन मलिक की पॉलिटिकल जर्नी ने एक नया मोड़ लिया। दरअसल इस साल उन्होंने ऐलान किया कि वो और उनके नेतृत्व वाली JKLF ऑर्गेनाइजेशन वायलेंस छोड़कर अब
नॉन वायलेंस और राजनीतिक रूप से अपनी डिमांड्स रखेगी। आने वाले समय में यासीन मलिक ने कई सार्वजनिक मंचों पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और इंटरव्यूज में कहा कि वह अब हिंसा का समर्थन नहीं करते और कश्मीरी मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहते हैं। 1990 से 2000 तक यासीन मलिक ने भारत पाकिस्तान दोनों देशों के अलग अलग नेताओं से और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से बात की। ये वो दौर था जब कश्मीर पर डिफरेंट लेवल्स पर बातचीत चल रही थी। हालांकि इन पॉलिटिकल मीटिंग्स का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। वहीं दूसरी ओर भारतीय सुरक्षा एजेंसीज यासीन मलिक से जुड़े पुराने और नए मामलों की जांच लगातार जारी रखे हुए थी। लगभग 2 डेकेड्स तक यासीन मलिक की पहचान एक सेपरेटिस्ट लीडर के रूप में की जाती थी, लेकिन 2017 में शुरू हुई एक जांच ने यासीन मलिक की दशा और दिशा हमेशा के लिए बदल दी। 2017 में NIA ने जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग से जुड़े एक बड़े मामले की जांच शुरू की। एजेंसी के अनुसार सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज को समर्थन देने के लिए विभिन्न सोर्सेस से धन जुटाया जा रहा है और धन का इस्तेमाल घाटी में टेररिज्म और अन्य अनलॉफुल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इस जांच के दायरे में कई सेपरेटिस्ट नेताओं और संगठनों का नाम आया। यासीन मलिक का नाम भी शामिल था, जिसके खिलाफ NIA ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद मामला दिल्ली की स्पेशल NIA अदालत में चला। कई सालों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद मई 2022 में इस मुकदमे ने निर्णायक मोड़ लिया। 25 मई 2022 को दिल्ली की एक स्पेशल NIA कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने UAPA और इंडियन पीनल कोड की संबंधित धाराओं के तहत यासीन मलिक को दोषी करार दिया। हालांकि यासीन मलिक की उम्र कैद की सजा के साथ ही उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कई ऐसी घटनाएं हैं जिनमें जांच अभी भी चल रही है और नई नई चीजें और तथ्य सामने आ रहे हैं। इनमें से एक मामला 1989 कश्मीरी नर्स सरला भट्ट की किडनैपिंग और मर्डर का है। जांच एजेंसियों ने चार्जशीट दाखिल की है जिसमें यासीन मलिक सहित कई और नाम शामिल हैं। सरला भट्ट के अपहरण और हत्या के मामले में एक कश्मीरी आतंकवादी यासीन मलिक को आरोपी बनाया है। यासीन मलिक की गिरफ्तारी और सजा के बाद कश्मीर के सेपरेटिस्ट मूवमेंट में रोकथाम लगी है और कई संगठन अब गायब होते नजर आ रहे हैं। यासीन मलिक की कहानी केवल एक व्यक्ति विशेष की कहानी नहीं है, बल्कि ये कश्मीर के पिछले 4 डेकेड्स की कहानी है जो लगातार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म, पीस टॉक्स और न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजर रहा है। अगर आपको मेरा ये इन डेप्थ वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं इससे जुड़े किसी और पहलू या फिर किसी और टॉपिक पर इन डेप्थ वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है अनुराग सासन और बाय प्रोफेशन मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट हूँ। बहुत जल्द मिलूंगा मैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।